नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 10वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी क्लास के अंत में हमने एक लल्लन टॉप सीरीज़ बना के रखी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है और हमारी इस क्लास की पीडीएफ आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, बस आपको सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो दोस्तों, हर कदम पर मुश्किलें हैं, लेकिन अपने जो है सितारे चुनने के लिए हमें ज़मीन को नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, कह रहा है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा पन्ना या कटनी या कोलार या खेतड़ी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। स्वर्ण जो है मुख्यतः हमारा कोलार की खान में पाया जाता है। कहाँ? कोलार की खान, कर्नाटक में। ये जो है कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ कह रहा है कि पन्ना। पन्ना जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो हमारा हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पन्ना जो है, पन्ना मध्य प्रदेश, ये जो है हीरे की खानों के लिए, हीरे जहाँ पर हीरो का उत्पादन होता है। और यहाँ पर दिया ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित खेतड़ी, यह हमारा तांबे के उत्पादन के लिए खेतड़ी राजस्थान ये प्रसिद्ध है। इसलिए तांबे के उत्पादन के लिए खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1949 में या 1960 में या 1969 में या 1979 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 1969 ईस्वी में हमारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारा 1969 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 1949 दिया है। 1949 में हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछता कि भारत में बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हमारा 1949 हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुवचन दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ, तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगर पूछ लेता एक बैंक का, तो हमारा या बैंक दिया होता तो हमारा आरबीआई राइट आंसर हो जाता। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का जो इसकी स्थापना एक्ट हमारे 1934 का एक्ट था, और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 310 या 311 या 312 या 315। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 311 के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पर दिया है आर्टिकल 312 में क्या दिया है? 312 में हमारा यूपीएससी जो हमारा आर्टिकल 312 में दिया गया है। लोक संघ सेवा आयोग जो हमारा यूपीएससी जो आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। आर्टिकल 315 में हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, या सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सैनिक असंतोष। सैनिकों में असंतोष कब क्यों हुआ था? ये हमारा
1857 ईस्वी की बात है। 1857 ईस्वी की बात है। 1857 ईस्वी में जो था, हमारे जो भारत के सैनिक था, इन सैनिकों को जो बंदूक चलाने के लिए मिलती थी, उस बंदूक में क्या था, उस बंदूक में ये लोग गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल अंग्रेज़ लोग कर रहे थे। इसीलिए सैनिकों के बीच में हमारे असंतोष फैल गया कि जो है हिंदू धर्म में गाय को जो है माता मानते हैं और मुस्लिम धर्म में सुअर को जो है पूजनीय मानते हैं। इसलिए जो था सैनिकों में असंतोष फैल गया था और इसी कारण से जो था सैनिकों में असंतोष फैल गया था। और वो जो बंदूक थी वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा एनाफील्ड। कौन था? एनाफील्ड बंदूक थी, जिस बंदूक में जो था इसकी जो गोलियां थी, इनमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब इनकी जो गोली बाहर निकल जाने के बाद इसका जो छिलका होता था उसको जो है अपने मुंह से निकालना होता था। इसलिए भारतीय सैनिकों को बहुत ही कठिन समस्या हुई और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इस कारण उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसी में जो हमारा 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा करा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या जयदेव, या कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा। दयानंद सरस्वती जी ने और क्या स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना ये हमारी किसने की? आर्य समाज की स्थापना हमारी ये दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? ये भी प्रश्न पूछा गया। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि पुस्तक को लिखा गया। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? ये हमारा जो था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। इनको जो 1913 ईस्वी में इन्होंने इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही हमारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जयदेव। जयदेव की प्रमुख पुस्तक का नाम हमारा गीत गोविंद है। क्या है? गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे कई एग्जाम्स में पूछी भी गई है। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन में दिया कालिदास। कालिदास की प्रमुख पुस्तकों के नाम क्या हैं? जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम। कौन सी? मेघदूत। ये सब किसकी रचना है? ये सब हमारी कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लिखा गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शेर, या घोड़ा, या गाय, या हाथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शेर के जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी प्रमाण शेर के अवशेष होने का प्रमाण कहीं भी नहीं मिला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, घोड़ा, गाय और हाथी, ये तीनों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में
मिलता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्रों का उल्लेख हमारा किस वेद में मिलता है। ये हमारा कह रहा है कि तीसरे में या 8वें में या 9वें में या 10वें में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमारा शूद्रों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। वो हमारा कौन होता, ब्राह्मण, कौन था, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो था हमारे 4 वर्णों में हमारा जो बांटा गया था, ये हमारे 4 वर्ण थे, इनको जो है बांटा गया था। ये हमारे अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है शूद्रों का वर्णन ये हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये तो अथर्ववेद के अंतर्गत हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका जो है वर्णन हमारे अथर्ववेद में मिलता है। और यहाँ पर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो हमारा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जो हमारा है, गायत्री मंत्र जो हमारा तीसरे मंडल में स्थित है। किस मंडल में है, गायत्री मंत्र हमारा तीसरे मंडल में है। किस मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और ये हमारा सूर्य देव को समर्पित है। किसको, सूर्य देव को ये हमारा गायत्री मंत्र समर्पित है। किसको, सूर्य देव को। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टिटिकाका झील, या विक्टोरिया झील, या बैकाल झील, या अमृत सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बैकाल झील जो है हमारे विश्व की सर्वाधिक गहरी बैकाल झील है। यहाँ पर दिया टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, हमारी टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। मृत सागर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया मृत सागर। मृत सागर है, मृत सागर में विश्व में सर्वाधिक पानी खारा जो है, सर्वाधिक खारा पानी है हमारा, खारा पानी ये जो हमारा है, ये मृत सागर में सर्वाधिक खारा पानी मिलता है। ये हमारा 33 कुछ प्रतिशत इसमें खारा पानी है, लगभग 33% है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए में दिया स्टेनली जलप्रपात, या बायोम, या एंजिल जलप्रपात, या नियाग्रा जलप्रपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एंजिल वाटरफॉल जो ये है जलप्रपात, ये हमारा विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये हमारा कैरोनी नदी पर स्थित है। कौन सी, कैरोनी नदी पर स्थित है। कैरोनी नदी पर जो हमारा एंजिल वाटरफॉल कैरोनी नदी पर वेनेजुला में स्थित, कहाँ, वेनेजुला में ये जो हमारा स्थित है एंजिल वाटरफॉल, ये हमारा कैरोनी नदी पर वेनेजुला में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया कोबे, या ओसाका, या टोक्यो, या हिरोशिमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ पर सूती वस्तुओं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए जो है जापान का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, हम ओसाका को कहते हैं। और यदि पूछ लेता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर ये किसे कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर ये हमारा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और यदि पूछ लेता है कि उत्तर भारत
का मैनचेस्टर, तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है हिरोशिमा। हिरोशिमा में हमारा क्या हुआ था? हिरोशिमा में हमारा हुआ था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान में एक हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम डाला था। कब डाला था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम डाला था। और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर भी बम डाला गया था। ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दिया टोक्यो। टोक्यो में जो हमारा टोक्यो में ओलंपिक जो था हमारा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ था हमारा, ये हमारा कहाँ हुआ था? ये हमारा जापान में हुआ था। इसमें जो हमारे भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। जो हमारा गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। इसलिए हमारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने लगा है। 7 अगस्त को हमारा स्वदेशी, इस दिन जो है हमारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओसाका। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए में दिया है गंगा, या ब्रह्मपुत्रा, या गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों, या नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा नदी ये हमारी जो है, गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल हमारा गोमुख से, कहाँ से? गोमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमुख। हिमनद ये हमारा उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्रा ये हमारी मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और यहाँ पर दिया हुआ है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियाँ हैं। ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली 2 नदियाँ हैं। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है कुक्कुट क्रांति, या अंडा क्रांति, या गोल क्रांति, या तिलहन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत क्रांति का संबंध हमारा तिलहन से। किससे संबंधित है? तिलहन से। गोल क्रांति का संबंध किससे होता है हमारा? गोल क्रांति का संबंध हमारा आलू उत्पादन से होता है। किससे? आलू उत्पादन से हमारा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से होता है। और अंडा का संबंध किससे होता है? अंडा का संबंध हमारा रजत क्रांति से होता है। किससे? रजत क्रांति का संबंध हमारा किससे है? ये हमारा अंडा उत्पादन से है। किससे? अंडा उत्पादन से है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? ऑप्शन ए में दिया पन्ना, और क्या खीतड़ी, या लोहरदगा, या कलोल। दोस्तों इसका यहाँ पर पन्ना दिया। पन्ना जो हमारे हीरे की खान के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। पन्ना हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अभी सभी लोगों को आपको बताएं मध्य प्रदेश में पन्ना स्थित है। खीतड़ी राजस्थान में, ये तांबे के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लोहरदगा और कलोल, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया लुम्बिनी, या कुशीनगर, या राजगृह, या कपिलवस्तु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जो हमारा भगवान बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? लुम्बिनी, जो इस समय नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके जन्म के समय जो निशान था, जो चिन्ह था, वो हमारा कमल का, कमल जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हमारा क्या था? कमल था। यहाँ पर दिया 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर दिया कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में जो हमारा भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ था, या इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हमारी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी हुई थी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, या आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु, या कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंध्र प्रदेश का जो है राज्य की नृत्य की शैली जो है आंध्र प्रदेश की क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी। ये हमारा कहाँ का नृत्य है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और यहाँ पर पूछ लेता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? ये हमारा केरल का प्रमुख नृत्य है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए में दिया बांसुरी, या सितार, या वायलिन, या संतूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बांसुरी। जो थे हमारा पन्नालाल घोष, ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया सितार। सितार जो है, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार हमारा जो था अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार किया था। किसका? सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। सितार को जो हमारा कौन कौन बजाते थे? ये हमारे कौन थे? ये हमारे थे विलायत खान। कौन थे? विलायत खान और पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। ये हमारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये हमारे सितार को बजाते थे। कौन किस यंत्र को बजाते थे? सितार को। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। यहाँ पर दिया वायलिन। वायलिन को कौन कौन बजाते थे? हमारा वायलिन को हमारा टी कृष्णन। कौन? टी एन कृष्णन जो है हमारे कौन सा वाद्य बजाते थे? ये हमारा वायलिन बजाते थे। कौन बजाते थे? वायलिन बजाते थे। और यहाँ पर दिया संतूर। संतूर वादक हमारे कौन कौन थे? ये हमारे शिव कुमार। कौन थे? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। कौन? भजन सोपारी। ये जो दो लोग थे ये हमारे क्या बजाते थे? ये हमारे संतूर वादक थे। पन्नालाल घोष हमारे बांसुरी वादक, और सितार वादक अभी बता चुके पंडित रविशंकर और विलायत खान। और वायलिन वादक कौन? हमारे टी एन कृष्णन जो हमारे वायलिन वादक हैं। और संतूर वादक कौन है? ये हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये हमारे संतूर वादक हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, या नेपाल में, या चाइना में, या तिब्बत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये हमारा नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमारी कितनी है? ये हमारे 8,848
दशमलव कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं देखने को मिल जाता है 8,850 मीटर भी इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं कहीं आप सभी लोगों को 8,850 मीटर भी मिलती है। तो दोस्तों, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल में जो हमारा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से नेपाल में जो है हमारी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जहाँ पर है, यहाँ पर पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत से पहले यहाँ पर जो था कौन सा सागर था? तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा हमारा टेथिस सागर जो था। टेथिस सागर जो था ये माउंट एवरेस्ट जहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की पहले यहाँ पर टेथिस सागर था। कौन सा था? टेथिस सागर था। कौन सा? टेथिस सागर था। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया सरसों या धान या बाजरा या मूंगफली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिल्ली या भोपाल या देहरादून या लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, देहरादून में भारत वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। यहाँ पर लखनऊ में जो हमारा CDRI इसका मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा लखनऊ में स्थित है। इसके आगे हमारी लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही गौर से इन प्रश्नों को देखना और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया गया लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके समय जो हमारा अकबर जो था शासक था। कौन था? अकबर इस समय शासक था। यहाँ पर दिया अगला प्रश्न दिया गया अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई? अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि हमारा लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था। 1916 ईस्वी में जो हमारा लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें जो था हमारा था नरम दल और गरम दल, इनका जो एकीकरण किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजों पर गोली चलाई थी, वह कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीना दास ने जो है अपने दीक्षांत समारोह पर अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजों पर गोली चलाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीना दास। बढ़ते यहाँ पर अगला दिया गया चटगांव शस्त्रागार धावा किसने आयोजित किया? चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यसेन ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की अगले प्रश्न देखते हैं हमारे क्या है। अगले प्रश्न दिया हमारा कर कैबिनेट मिशन के समय भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे जो थे
कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही हमारे लगातार 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रह चुके थे। यहाँ पर दिया गया है कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेवेल। जो जब कैबिनेट मिशन की स्थापना के समय या आगमन के समय लॉर्ड वेवेल जो था वायसराय था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी हमारी? ये हमारा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। यहाँ पर दिया कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? प्रमुख नेता का नाम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं हमारे क्या है। अगले प्रश्न दिया हमारे कह रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। यहाँ पर दिया गया महाराष्ट्र में अगला प्रश्न दिया गया है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास का सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप सभी लोगों को एक प्रश्न आप सभी लोगों को दे रहे हैं कि पुलिकट झील पुलिकट झील पुलिकट पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप सभी लोग हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 1000 का टारगेट पूरा करवाएं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।